हेलो एवरीवन, मैं ज्योति विद पैरामाउंट ई सर्विसेज से होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन लोगों के लिए जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि क्या मेरी एप्लीकेशन पे आ सकता है कनाडा का वीज़ा, अप्रूवल आ सकती है, या मेरी एप्लीकेशन पे वीज़ा आ ही नहीं सकता, ये रिजेक्ट ही होगी। तो इन चीज़ों को लेके लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि अप्रूवल आएगी तो एप्लीकेशन किस तरीके की एप्लीकेशन होती है जिसपे अप्रूवल आती है, और रिजेक्शन आती है तो वो किस तरीके की एप्लीकेशन होती है। तो ये फुल वीडियो है मेरी इसी टॉपिक पे, आप इस फुल वीडियो को ज़रूर सुनना एंड तक। और आप लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको न्यू इमिग्रेशन कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड अपडेट्स इन फ्यूचर में मिलती रहे। लोग जानना चाहते हैं कि एप्लीकेशन पे वीज़ा, कौन सी एप्लीकेशन पे वीज़ा आ रहा है, कौन सी एप्लीकेशन पे रिफ्यूजल्स आ रही हैं, और अगर आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है तो वो कैसे करना है। सबसे पहली बात ये होती है, कनाडा आपको वीज़ा जो है वो कितने टाइम का दे रही है। कनाडा हमें वीज़ा दे रही है पासपोर्ट की वैलिडिटी जितना, मतलब अगर आपका पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड है तो 10 साल का, 5 साल के लिए वैलिड है तो 5 साल का। बट अब ये जो रूल है ये चेंज कब हुआ था? पहले तो कनाडा देती थी 3 महीने, 6 महीने, साल, इतने तक का वीज़ा देती थी, इससे मैक्सिमम नहीं देती थी। ये 2017 में ये रूल चेंज हो गया था। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे यूएस हमें 10 ईयर का वीज़ा देती है, तो इन्होंने भी हमें पासपोर्ट की वैलिडिटी जितना वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, जहाँ पे वीज़ा वैलिडिटी बढ़ गई वहीं पे आपकी एप्लीकेशन का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थोड़ा सा उन्होंने एक्सटेंडेड कर दिया। जैसे कि आप उनकी कंट्री में घूमना चाहते हो, वो कह रहे हैं हमने वीज़ा वैलिडिटी बढ़ा दिया, तो बंदा कितने टाइम के लिए जाएगा, ये चीज़ कैसे क्लियर होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आता है पर्पस ऑफ ट्रैवल। इस चीज़ को क्लियरेंस के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। मतलब पर्पस ऑफ ट्रैवल मीन्स कि आप एक जेन्युइन टूरिज्म करने वाले पर्सन हो, आप जेन्युइन फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो कनाडा के लिए। वो चीज़ कैसे जस्टिफाई होती है आपकी एप्लीकेशन से। अब आप कहीं पे घूमने का प्लान करोगे, लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू प्लान, आप नॉर्मल लोकल में भी प्लान करोगे तो सबसे पहले यही सोचोगे व्हीकल कन्वेंस कैसे जाएंगे, ठीक है। फिर वो कन्वेंस के जो भी एयर फेयर रहेंगे वो आपको देने हैं, प्लस फिर वहां पे जाके हम रहेंगे कहाँ, अकोमोडेशन, ठीक है। जिनका तो स्पॉन्सर होता है तो नेचुरली उनकी अपनी अकोमोडेशन होती है, बट जिनके पास स्पॉन्सर नहीं होता है तो उनको एक फुली पेड होटल लेना पड़ता है, जितना टाइम ड्यूरेशन उन्होंने एप्लीकेशन में बोला उतनी ड्यूरेशन के लिए। फिर उसके बाद मतलब जो प्लेसेस हैं दैट डिसाइडेड, जैसे कि आप लोग अगर आप देखोगे कि हम लोग जब एक पैकेज लेते हैं सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं विद पैकेजेस, उनका क्या होता है, सुबह गाड़ी आएगी, उनको पिकअप करेगी, उनको जो अच्छी अच्छी घूमने वाली विजिटर प्लेसेस है वहाँ पे लेके जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही सेम कनाडा में है कि अगर आप पूरा ट्रैवल पैकेज ले रहे हो तो उसमें आपको सेम ऐसे कौन आएगा, कहाँ पे लेके जाएगा, ये चीज़ें आपको जस्टिफाइड कर देती हैं। तो ये एक एक्यूरेट वे है आपके पर्पस ऑफ ट्रैवल को क्लियर करने के लिए। सेकेंड में आ जाता है आपका एप्लीकेशन। सेकेंडरी में क्या आ गया आपका एप्लीकेशन, मतलब आप लेट्स सपोज इसमें हर बंदे का एप्लीकेशन अलग तरीके से जस्टिफाई होता है, एलिजिबल होता है। बिजनेसमैन है तो नेचुरली दे नीड्स टू रिक्वायर देयर जस्टिफाई अबाउट देयर बिजनेस, बिकॉज वो वापस आएंगे, उस चीज़ की गारंटी तो वहीं से मिल रही है ना। किसी का बिजनेस अभी न्यूली स्टार्टेड है तो नेचुरली उसने इन्वेस्टमेंट की है। अगर उसने बाहर ही सेटलमेंट होना होता तो वो अभी इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं करता, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर एक बंदा अपना बिजनेस रन कर रहा है पिछले 10, 20, 15 सालों से, सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट कि उसकी एक बनी बनाई चीज है, उसको छोड़ के वो कनाडा में क्यों रहेगा, राइट। तो ये बड़े पॉइंट्स होते हैं। देन थर्ड पॉइंट है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई प्राइवेट जॉब वाला है, तो नेचुरली उनके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। एग्रीकल्चर वाले को पता है कि उसका इतना लैंड है, उस लैंड पे वो लोग डेली ये फीडिंग, ये इतने मंथ में ये वाली फसल जा रही है, इतने मंथ में ये वाली फसल जा रही है, तो ये चीज़ें थोड़ी जस्टिफिकेटेड होती हैं। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पता कर सकते हैं कि आपके पास उसके रेलिवेंटेड डॉक्स होने चाहिए। रेलिवेंटेड डॉक्स मीन्स अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, योर बिजनेस आइडेंटिफिकेशन लाइक लेटर हेड, आपके विजिटिंग कार्ड्स, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स, अगर जीएसटी वाले हो तो नेचुरली और जीएसटी रिटर्न्स ऑल्सो। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, बट काफ़ी तरह की एप्लीकेशंस होती हैं हम लगा के चलें
तो हर एप्लीकेशन का तो इसी में क्लियर करना पॉसिबल नहीं होगा। फिर अगर बात करें कि अब ये एप्लीकेशंस होती है जिनको वीज़ा मिल सकता है, अब वो एप्लीकेशंस जिसमें चांसेस कम होते हैं, कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं? वो एप्लीकेशंस वो हैं जो लोग एक तरीके से अपनी एप्लीकेशन पे कभी काम ही नहीं करते। मतलब वो बोल रहे फंड नहीं है, बट फंड अरेंज करने का उनका तरीका गलत हो जाता है। एक बारी में 4 लाख की एंट्री, एक बारी में 3 लाख की एंट्री, तो ये वो एप्लीकेशंस होती हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती हैं। बट इन चीज़ों को जो एक ज़्यादा मायने में कंट्री देखती है वो यूके और न्यूजीलैंड देखती है। कनाडा की बात करोगे तो वो फंड्स के मामले में इतना नहीं देख रही, क्योंकि विजिटर के लिए उनकी गाइडलाइन में फंड्स है ही नहीं है। विजिटर के लिए उनके लिए फंड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब हमारा जो ये पेज है ना, इस पे आप देखोगे एक 10,000 वाले को भी वीज़ा मिला है, अनएम्प्लॉयड को वीज़ा मिला, अनएम्प्लॉयड को विजिटर वीज़ा मिल रहा है। तो इससे ही आपको समझ जाना चाहिए कि एप्लीकेशन में कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है। सिर्फ इसका एक प्रेजेंटेशन आपको सही में रखना है। तो ऐसी एप्लीकेशंस बहुत कम होती है जिन पे एलिजिबिलिटी ना बनती हो। जिसकी नहीं भी बनती है उसकी हम बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको मैनिपुलेशन, चीज़ें समझाना, चीज़ें गाइड करना, ये चीज़ें हम लोग जो है सॉर्टेड करते हैं। तो अगर आप भी ऐसी एप्लीकेशन में मतलब मैनेजमेंट करना चाहते हो और अपनी एप्लीकेशन को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आप लोग प्रोसीड करवाना चाहते हो, ट्रांसपेरेंसी मीन्स आज ही सुबह मेरे पास एक क्लाइंट आए, वो कहते हैं हमारे फ्रेंड की एप्लीकेशन लगी हुई है सो एंड सो कंसल्टेंट से, बट फ्रॉम द लास्ट 6 to 7 months उसका कोई वीज़ा रिवॉर्ड नहीं आया और उन्होंने उसे जो और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया क्लाइंट से, उस कंसल्टेंट ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया उनका, मतलब वो क्या करते हैं, उनके पास कितना बैंक बैलेंस है, उनके कितने बच्चे हैं, मैरिड है अनमैरिड, इस चीज़ का कोई भी प्रूफ उनसे नहीं लिया। तो आप खुद देखो उनका काम करने का तरीका पहले ही गलत हो गया। अब फाइल आपकी लग रही है तो नेचुरली आई नीड द बायोडाटा ऑफ योर एप्लीकेशन, वहां पे अपने डॉक्स तो लगाऊंगी नहीं। तो उस कंसल्टेंट ने क्या ही डॉक्यूमेंट फाइल किए होंगे और 6 महीने हो गए कभी उन्होंने पोर्टल नहीं खोला या कुछ भी उनको प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दिया। तो उनको कुछ वेज में हमने गाइड किए हैं। तो अगर आप भी ऐसे कुछ स्टक्ड हो ना, जो बंदा बात कर रहा है एम्बेसी के रूल्स से परे होके, उसकी बातों को इग्नोर करके वो बातें सुननी है जो लॉजिकली वैलिड हो आपकी एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आज आप भी ट्रांसपेरेंट तरीके से अप्लाई करना चाहते हो, एक बार पैरामाउंट ई सर्विसेज को जरूर कांटेक्ट करो। ऑफिस आते हो मस्ट श्योर आपके डॉक्यूमेंट्स आपके साथ हो, आप डॉक्यूमेंट्स लेके विजिट करो ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। और अगर आप और डिटेल्स में हमें जानना चाहते हो अबाउट पैरामाउंट ई सर्विसेज, अबाउट आर टेस्टिमनीज की सच में हमने वीज़ा लगवाए हैं कि नहीं लगवाए हैं, एक बार जाके हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे होगा, आप उसे क्लिक करिएगा, वहाँ पे जाके विजिट करके सारी टेस्टिमनीज आप सुन सकते हैं। थैंक यू।